एनीबडी सी दिस प्रेजेंटेशन? आपको नजर आती है? आवाज आ रही है इसमें? प्रेजेंटेशन नजर आती है आपको ये? एनीबडी कैन आंसर? यस सर, आ रही है। प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? सही, जी सर। ठीक है। आने दें, दो दो लोगों को और आने दें। नाउ, up till now, any question arriving in your mind? इनमें से कोई क्वेश्चन अराइव होता है आपके पास? any question regarding the rheumatic fever is concerned, the presentation, a diagnostic point of view? Anything you want to add or ask? You want to ask now? You can ask. The most जो है ना commonest cause of the migratory polyarthritis in the world is rheumatic fever. The second to it is only one: A, B, C, D. Lyme disease. Two, rheumatoid arthritis. Third, lupus arthritis. And D is gonococcal arthritis. क्या जवाब है इसका? सर क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। The commonest cause of the migratory polyarthritis, migratory, is acute rheumatic fever. Second most common one, or most differentiate one, mostly differentiated, will be is possibly A, B, C, D, other than rheumatic fever. It may be lupus arthritis, it may be rheumatoid arthritis, possibly it may be gouty arthritis, or it may be gonococcal arthritis. आप क्या चॉइस करेंगे? माइग्रेटिव पोलियार्थराइटिस, रोमैटिक फीवर, न्यूमेटिक फीवर के बाद अगर कोई, देखिए न्यूमेटिक फीवर में गोनोकोकल ही होता है। अगर होता है तो सिर्फ एक वर्ड में डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज गोनोकोकल आर्थराइटिस, स्प्लिटिंग आर्थराइटिस होता है। अदरवाइज ये जो है ना किसी में भी नहीं होता। इट इज हार्डेस्ट डेटा, इट इज साइन क्योन। साइन क्योन का मतलब है किसी में नहीं होता। एट वन टाइम इट वाज साइन क्योन। अभी जो है ना वो रिसेंट जो है ना उसमें ये है कि उन्होंने अमेरिकन से जब रिसर्च की तो पता चला कि फ्लीटिंग आर्थराइटिस, गोनोकोकल आर्थराइटिस में भी फ्लीटिंग होता है। ब्रिटिश वाले इसको नहीं मानते हैं, लेकिन बहरहाल ये आपको बताना हो सकता है। अब इसका जो पार्ट है, जो अगला है, वो ये है, how will you manage this case? How will you manage this case? This is the next question. The management is concerned, patient of acute rheumatic fever, ये मैनेजमेंट है। यू डू सिम्टोमेटिक थेरेपी, इसमें वैसे करें। जनरल मेजर्स मैंने आपको क्या बताया था पहले, स्पेसिफिक थेरेपी, स्पेसिफिक मेजर्स हैं, जनरल मेजर्स हैं, स्पेसिफिक मेजर्स हैं, थर्ड और सिम्टोमेटिक मेजर्स। फिर उसके बाद फोर्थ जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सर्जिकल मेजर्स हैं, डाइटरी मेजर्स हैं, लोकल मेजर्स हैं। इसको 7 में डिवाइड करें और उसमें लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल। But general measure of patient acute or fever में rest is needed. नंबर 1 लोकल मेजर, इसकी जो जनरल मेजर है वो ये है कि आप इस पेशेंट को रेस्ट देंगे, बिकॉज दिस पेशेंट मोर चांसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट। अरे रेस्ट करेगा ये जनरल मेजर इसका ये है। स्पेसिफिक मेजर्स कहलाते हैं ना,
वो मेजर्स स्पेसिफिक कहलाते हैं जो इस डिजीज को मैनेज कर सके। वो एंटीबायोटिक्स हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी पेनिसिलिन। अब चाहे आपकी मर्जी कोई भी पेनिसिलिन इस्तेमाल करें, पेनिसिलिन जो कॉमन पेनिसिलिन है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंजेक्टेबल वाली वो करें। ओरल थेरेपी पेनिसिलिन डी है, फिनो ऑक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, आप चाहे वो करें, आपकी मर्जी है। अगर कोई एलर्जिक टू पेनिसिलिन है तो यू गिव द मैक्रोलाइड्स। अगर एलर्जिक टू मैक्रोलाइड भी है तो फिर आप करेंगे सल्फा ग्रुप को। सल्फा सल्फा जो है ना मिथोक्साजोल, ट्राइबोथेप्रिन, सप्रोन। और उससे भी एलर्जिक है तो फिर टेट्रासाइक्लिन आपको देनी होगी। एंटीबायोटिक शुड बी गिवन नाउ ऑन द फर्स्ट डे। फुल ब्लोन थेरेपी शुड बी गिवन एज अ मैनेजमेंट पार्ट। तो ये स्पेसिफिक मेजर इसका जो होता है वो एक होता है वो एंटीबायोटिक्स। ग्रुप ए के अगेंस्ट जो भी एंटीबायोटिक्स है गिव दैट द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। और थर्ड क्या बोला मैंने, सिम्टोमेटिक मेजर। अब यार पेशेंट का मसला क्या है, ठीक है, इसको जो है ना यार सिम्टम क्या अपेयर हो रहे हैं। ज्वाइंट पेन है, बहुत सीवियर पेन होता है ये। इसके अंदर जो है ना जादुई दवा जो है ना मेडिकेशन है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन। मतलब आपने दी और ज्वाइंट मैनिफेस्टेशन जो है 24 आवर में रिलीव हो जाएगी। और इसके जरिए यही बात लोगों ने डायग्नोस्टिक अगर फर्स्ट नहीं करती है तो डाउट, उन्होंने कहा कि चैलेंज कर दो जोन्स क्राइटेरिया को। ये मतलब ये पेपर में लिखा है उसका बता रहा हूँ। वो कह रहा है ये इसका मतलब ये डिजीज एक्यूट रूमेटिक फीवर नहीं है, इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। फुल ब्लोन थेरेपी ऑफ एसिटाइलसैलिक एसिड देनी होगी आपको। एसिटाइलसैलिक एसिड स्पेसिफिक दी जाती है सिम्टोमेटिकली, ये याद रखिए। इसलिए जो दूसरा पार्ट है इसका स्पेसिफिक मेजर्स में, फिर सिम्टोमेटिक मेजर्स में जो है ना पेन किलर जिसे आप कहते हैं, फिर एनासिड्स हैं, आइबुप्रोफेन है, इसी तरह मैफेनेमिक एसिड वगैरह वगैरह जो आपने पढ़े हैं वो दे सकते हैं। ये सबसे अच्छा जो रोल है द रोल इज ऑफ एस्पिरिन। ये कहते हैं मैजिक ड्रग है। सिंडेम्स कोरिया के अंदर जो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग चूज कर लें, कोई भी कार्बामेज़ापिन देते हैं, आपकी मर्जी है। आप वैल्पोरिक एसिड देते हैं, कार्बामेज़ापिन देते हैं, लेविसिट्राम देते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन देनी पड़ेगी आपको 4 to 6 मंथ्स। तब जाके जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है पेशेंट। तो वो सिम्टोमेटिक मेजर्स हो गए। प्रिवेंटिव मेजर इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आगे आगे बात होगी अभी। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। फिर इसके अलावा सर्जिकल मेजर होते हैं, वैल्व इन्वॉल्व हो जाता है तो सर्जिकल मेजर करना पड़ता है, वैल्व करना पड़ेगा आपको। जब अगर वैल्व इन्वॉल्व हो गया, मेटल वैल्व, देन यू हैव टू डू द सर्जरी। अभी तो नहीं करनी है, उसको क्या लिखेंगे, पार्किंग पे डालेंगे। सर्जिकल मेजर लिखा, आगे लिखे पार्किंग, अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है। फिर डाइटरी मेजर इसको बताएंगे पेशेंट को क्या चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में चला जाएगा। तो सॉल्ट को लो करेंगे, पोटेशियम को बढ़ाएंगे, वाटर की इनटेक को मिनिमम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाटर ले ले, हार्ट पे लोड आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड कम करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको वाटर इनटेक को रोक देते हैं, कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। आप समझ लें, मिनिमाइज 30 ml पर किलोग्राम बस काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा ना हो पर डे। कुछ दिनों तक रखते हैं इसको। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। खाने पीने में जितनी चीज़ें हैं वो सारी अलाउड हैं, सब दे सकते हैं। यंग आदमी है, उसको गोश्त दें आप, मुर्गी दें, मछली दें, आपकी मर्जी है, इससे कुछ नहीं होता। मीठी चीज़ें खाना चाहे वो मीठी चीज़ें खिलाते हैं, बाजार की बनी हुई कोई चीज़ ना। ये डाइटरी मेजर्स हर आदमी को आने चाहिए, बिकॉज पीपल विल आस्क यू। जब पेशेंट एंड पे होंगे तो वो पूछेगा भाई मैं क्या खाऊं, आपको बताना पड़ेगा ना, कोई नहीं बताता है। लोकल मेजर्स क्या है, ज्वाइंट जो अगर टेंडर है तो आप इसको बाम इस्तेमाल करें, ब्रोफिन क्रीम इस्तेमाल करें, वॉल्टर जेल लगा दें, तो 5-10-15 मिनट में जॉइंट की स्वेलिंग कम हो जाएगी। जो सोलोन जॉइंट है उनकी बात करें तो हर जगह देखें 7 मैंने बताए हुए। जनरल मेजर में कुछ भरें, स्पेसिफिक मेजर में फिर भरें, फिर सिम्टोमेटिक मेजर में भरें, फिर क्या करें,
प्रिवेंटिव मेजर जो बताए जाएंगे अभी उसको बताएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। सर्जिकल मेजर लिखें, पोस्टपोन किया गया, अभी हमने फैसला नहीं किया, आगे बढ़ जाएं। लोकल मेजर्स, डाइटरी मेजर्स, इनमें भरें, लिखें इसको। जब आप लिखते हैं अपने शीट पे, हाउस ऑफिसर को अटेंड कर रहा है तो 7 में डिवाइड करें। हर मैनेजमेंट प्लान को 7 में डिवाइड करना होता है, चाहे उसमें एप्लीकेबल हो या ना हो। अगर न एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो एनए लिख दें। इससे ये होगा कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप फिजिशियन या सर्जन बन जाएंगे तो फिर ये होगा कि आपको आसान हो जाएगा। अब क्या होगा ट्रीटमेंट में, ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड प्रोफिलैक्सिस 3 में डिवाइड इन्होंने किया है, मैंने उसको 7 में डिवाइड किया, सारे बता दिए आपको। एस्प्रिन की डोज है, हायर डोजेज शुड बी यूज्ड, 4 to 8 ग्राम। अब अंदाजा लगाइए, एक टैबलेट होती है इसकी 300 मिलीग्राम, यानी 3 गोलियां सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, 3 रात, डिजॉल्व इन वाटर। सही है ना। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एस्प्रिन वो वाली नहीं है 75 मिलीग्राम दे दी, नहीं नहीं, हाई डोज में देनी पड़ेगी। और इसके साथ बैकअप रखें, इसका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें ताकि गैस्ट्राइटिस ना हो जाए। स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ 2 कंडीशन में इस्तेमाल किए हैं लोगों ने, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं है उनके। ये प्रिवेंट नहीं करता है हार्ट डिजीज को, नो। पेरिकार्डाइटिस के अंदर ये क्या करता है कि अच्छा उसका इफेक्ट, पेरिकार्डाइटिस में साइनोवाइटिस अगर कोई ज्वाइंट इन्वॉल्व हो गया उसमें अच्छा इफेक्ट है, आप दे सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जिन लोगों की स्टडी है, रोमेटिक फीवर वाला पेशेंट सीसीएफ में चला गया है, तो वो कहते हैं कि शॉर्ट कर देता है, पीरियड को शॉर्ट कर देता है फेलियर को। ये मुख्तलिफ स्टडीज हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि अगर ये बहुत ही जो है ना स्ट्रिक्टली जो है ना इंडिकेटेड है तो दे, वरना मत दें, उन्हें और ख़राब कर देगा ये। हालांकि स्टेरॉइड से आपको फायदा ये हो रहा है कि आप दे रहे हैं इम्यूनो सप्रेशन दे रहे हैं, वो कहते हैं इससे वर्स हो जाएगा, इस मत दें। उसी तरह दें जैसे मैंने बताया, एस्प्रिन दें आप, जो देने की वाली चीज़ है वो एस्प्रिन है, वेरी स्पेसिफिक ड्रग शुड बी यूज्ड। एंटीबायोटिक तय हुई नहीं पहले कि ये आपको पेनिसिलिन देनी है, चाहे इंट्रामस्कुलर दें, चाहे इंट्रावेनस दें, चाहे ओरल दें, या आपकी मर्जी। एमॉक्सिसिलिन दें, एमॉक्सिसिलिन दे दें। पेनिसिलिन जी इज द बेस्ट। इरिथ्रोमाइसिन एलर्जिक पेशेंट के अंदर मैक्रोलाइड्स हैं, फॉलोड बाय सल्फोनामाइड, फॉलोड बाय टेट्रासाइक्लिन्स। ये उन लोगों में जिन्हें एलर्जिक है, एलर्जी है ड्रग्स, उस सूरत में पेनिसिलिन नहीं दी जाएगी। लेकिन कैफेलोस्पोरिन का नाम नहीं लिखा हुआ। क्रॉस रिएक्शन होता है, बीटा लैक्टम्स को एक से रिएक्ट करेगा, दूसरे से रिएक्शन हो जाएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ये डोसेज हैं, ये पूरी चार्ट है इसका, ये लिखा गया है। जिनकी एलर्जी है उनके लिए भी, जिनको नॉन एलर्जी के उनके लिए भी डोसेज लिखे गए। ओरल देना चाहे ओरल दें आप, इंट्रावेनस देना चाहे पेनिसिलिन 250 मिलीग्राम 3 टाइम डेली दें। 500 मिलीग्राम जो है वो अडल्ट में दे दें 2 to 3 टाइम्स अ डे, शुड बी 10 days। एमॉक्सिसिलिन इंट्रावेनस देना है, आईएम दें, जैसे भी दें। ये लिखी हुई है ड्रग्स और उनकी डोसेज, इसको ज़्यादा करने का कोई फायदा नहीं है, जाहिर है कि ये नुस्खा बनाना पड़ेगा इसके लिए। अब अहम जो चीज़ आई है इसके अंदर, मैंने जो इससे पहले बताया, द थिंग इज प्रिवेंटिव मेजर्स, इसके जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आपने कर लिए तो हार्ट डिजीज जो है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ये पेशेंट को रोमेटिक फीवर हो गया है, अब जो है ना कॉम्प्लिकेशन से बताना है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाएगा। फर्ज करें कि आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन दिया, फिर भी हार्ट डिजीज हो जाए, और उसके बाद जो थेरेपी यानी ट्रीटमेंट आप देंगे प्रिवेंटिव, वो टर्शियरी प्रिवेंशन कहलाता है। जैसे मार्टल वेव रिप्लेस कर दिया आपने, अब जो आप जो प्रिवेंटिव मेजर देंगे तो टर्शियरी प्रिवेंशन देंगे। इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे ये है कि आपको देनी है पेनिसिलिन, उसको, वही इसी का हल है मसले का। स्ट्रेप्टोकोकस ए इन्फेक्शन है और प्रोलॉन्ग थेरेपी इसकी दी जाएगी। ये प्रिवेंटिव थेरेपी की बात हो रही है, मतलब 10 days दे के आप रोक दीजिए। अब अगर फर्ज करें कि पेशेंट है, उसको रोमेटिक फीवर हुआ है लेकिन कार्डिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो 5 साल तक मंथली जो है बेंजाथीन पेनिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन होती है, इसका नाम है पेनाडोर एल,
LA, पेनेड्योर LA। अगर बच्चा 8 साल से कम उम्र का है तो ये 6.4 दी जाएगी मिलियन, और अगर ये अडल्ट है 8-9 साल से ऊपर चला गया है तो 1.2 मिलियन दी जाएगी, और हर मंथ में एक दफा इंजेक्शन लगाना होगा उसको। लेकिन अगर हार्ट इन्वॉल्व हो गया था उसका तो फिर आपको इसको रखना है या तो 21 साल का हो जाए वो, या 10 साल और लगाएं उसको। तो ये आगे लिखा हुआ मिलेगा अभी आपको। इसको मतलब ये ऐसा नहीं है तुक्का मारा जा रहा है, इसको ना समझने की कोशिश करें। हार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, आप सेकेंडरी प्रिवेंशन देना चाह रहे हैं पेंसिलिन से 5 इयर्स, बस छोड़ दें। या 21 साल का हो गया वो चले, 17 साल में 5, अब 21 साल का हो जाएगा, 4 साल लगा के 21वें साल में छोड़ दें। हार्ट इन्वॉल्व हो गया 10 इयर्स, या वो 21 साल का हो जाए, दोनों सही है। अब ये हार्ट के में इन्वॉल्व हुआ है, एक में हार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। असल में बात ये है, WHO की रिकमेंडेशन है ये 85 ईयर्स ऑफ प्रोफिलैक्सिस करेंगे, 25 ईयर्स ऑफ चाइल्ड अंटिल द एज ऑफ 25 नॉट कार्डियक इन्वॉल्व। 5 साल की होती है, हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा 10 साल की। अब 21 ईयर्स तक की है इन्होंने, अब बढ़ा के 30 ईयर्स तक कर ले आप। अगर 18 साल की उम्र में हुआ तो 10 साल देनी है, 28 साल की उम्र तक देंगे। लेकिन चूंकि उनके चांसेस कम होते हैं, इस एज में होता नहीं है। लेकिन फर्स्ट करें एक देर बाद उसको हो गया, शुरू में ही मेटल वेल इन्वॉल्व हो गया था, पेनकार्डाइटिस के साथ ही प्रेजेंट किया इसने, तो फिर लाइफ लॉन्ग प्रोफिलैक्सिस इज नीडेड इन केसेस ऑफ द मेटल वेल डिजीज और द एओर्टिक वेल डिजीज इज कंसर्न। अब आपको अगर वो पूरी लाइफ इसको लगाएंगे, आप ये कहेंगे जी आप जो है ना मेटल वेल इन्वॉल्व हुआ आप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, हो गई जो कुछ होना था किस्सा तमाम हो गया। अब क्यों आप प्रोफिलैक्सिस फॉर लाइफ लॉन्ग आप बोल रहे पूरी लाइफ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कोई जवाब देगा उसका? मेटल वेल इन्वॉल्व हो गया तो अब क्यों लगा रहे हैं भैया? Why you are giving penicillin for life? What is the reason behind it? कोई बता सकता है? सर ताकि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक ना हो। नहीं, इसलिए कि दूसरे वाल्व तो बच गए हैं, वो तो अभी नॉर्मल है, वो उस पर अटैक कर देगा जाके। आपको एओर्टिक वाल्व को सेव करना है, आपको पल्मोनरी वाल्व को सेव करना है, आपको ट्राइकुस्पिड वाल्व को भी सेव करना है। बेटर वाल्व का तो कूड़ा हो गया, वो तो छोड़े, लेकिन वो दूसरी जगह अटैक करेगा, इसलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोफिलैक्सिस देते हैं। समझ में आ गई बात आपको? उसलिए देते हैं लाइफ लॉन्ग इसको, ना वो एओर्टिक वाल्व इन्वॉल्व के साथ आ जाएगा बाद में, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए आपको फॉर लाइफ जो है ना उसको देनी पड़ती है। अगर वो राजी हो जाए तो अच्छी बात है। पेशेंट उम्र जो होते हैं वो स्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हार्ट का जब मसला होता है उतना आसान नहीं है डीलिंग करना। लेकिन ये वाली गाइडलाइन आपके पास सामने बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई है, इसलिए आपको अमल करना है। आपने चाहे वो पीडियाट्रिक्स का पेपर आ रहा हो, चाहे वो इंटरनल मेडिसिन का आ रहा हो, ये लिखा हुआ है। ये बड़ी आसान सी बात है, कोई मतलब हैकी पैकी है ही नहीं। ये WHO की जो है ना ये रिकमेंडेशन अभी मैंने बताई हैं, बाकी जो रिकमेंडेशन है वो दूसरी लोगों ने बताई हैं, तो वो हम फॉलो नहीं करते। हमने वही बताना था जो आपको बताना था। 5 ईयर्स देंगे अगर रोमेटिक फीवर है, नो कार्डाइटिस। कार्डाइटिस हो गया तो 10 ईयर्स देंगे। लेकिन हार्ट डिजीज रेसिडुअल नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, लेकिन वो लेटेंट है। या 21 ईयर्स की एज हो गई हो, आप जो कहते हैं 30 ईयर्स की एज हो गई, अगर फर्स्ट 17 साल की उम्र में हुआ तो 10 साल तो देनी पड़ेगी। आप 28, 19, 29 साल का तो हो जाएगा वो। लेकिन अगर सीवियर हार्ट डिजीज एट द प्रेजेंटेशन ऑलरेडी थी तो इसको तो आपको लाजमी तौर पे जो है 10 ईयर्स तक देना है, या एज 40 ईयर्स की हो जाए, अब वो आ गया उस एज ग्रुप में, चांसेस उसके कम होते चले जाएंगे, या लाइफ लॉन्ग दें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है WHO के लिए लाइफ लॉन्ग दें, इसलिए एओर्टिक वाल्व को और पल्मोनरी वाल्व को, ट्राइकैपिटल वाल्व को सेव करना है। ये बात इसलिए समझने की कोशिश करें, ये आगे आएगी बात दोबारा। ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन, यही इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो आपसे नहीं बचेंगी, अगर आपने नहीं दिया तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, ये सारी लिखी हुई है। रिगर्जिटेशन भी हो जाएगा, एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन भी, टेट्रा यानी चारों वाल्व इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन करेंगे,
जिसका सर्वाइवल जो है ना वर्ल्ड में रिकॉर्ड ये 7 ईयर्स का है। तो भाई ये जो है ना, ये बात ये कि मैनेजमेंट जो है ना इसका पार्ट, लेकिन नहीं अभी बार बार आप इसको दोहराएं प्लीज। ये लास्ट मैं दोबारा बता रहा हूँ, जनरल मेजर्स में लिखें क्या लिखना है, स्पेसिफिक मेजर्स में लिखें क्या लिखना है, सिम्टोमेटिक मेजर्स में आगे क्या लिखना है, फिर आगे चलें इससे प्रिवेंटिव मेजर में सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, इसमें क्या लिखना है, फिर आप लिखें आगे कि डाइटरी मेजर, डाइट क्या बताएंगे उसको क्या खाना है उसमें, फिर सर्जिकल मेजर्स में ब्रैकेट करते हैं उसको कि अभी हमने तय नहीं किया पार्किंग है। लोकल मेजर्स में तो करना है, आप लगा सकते हैं उसको, आप बाम लगा दें, आप लोकल एप्लीकेशन दे दें, काउंटर रिटर्न लगा दें, जॉइंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो आप लिखते हैं वहाँ पे कि भाई आप इस्तेमाल करें, लोकली इस्तेमाल करें। तो अगर आप साथ में डिवाइड करेंगे ना तो आपका मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। दरअसल ये थिंग इज दिस, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, इसको जो है मैं इसको करूं, बताऊं। अगर चाहिए मैंने मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट 100% completion because this is actual recording which is going on, because recording is going on, that's why I am now your questions will be asked on the WhatsApp, not here, because it will ये खराब हो जाएगा, the recording will be destroyed। प्लीज जो है ना आप कोशिश करें कि आप जो क्वेश्चन लिख के भेज दें मैं उसका जवाब दे दूंगा। एंड टुमारो आई विल टेक द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज, ये इसका मतलब वैल्वुलर हार्ट डिजीज विल बी डिस्कस। इसलिए जो है ना आप कल आ रहे हैं तो कल मेटल वेल डिजीज पे बात होगी। प्लीज कम, प्लीज आप आ जाएं पर